नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा आज का ये खास शो जिसका नाम है शिक्षा संवाद। और आज हमारे साथ हैं प्लांट पैथोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर योगेंद्र कुमार सिंह, जो कि चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के टीचर भी हैं और प्रधानाचार्य भी। तो आज की इस बातचीत में हम जानेंगे किसानों को होने वाली दिक्कत और फसलों में होने वाली बीमारियां और एग्रीकल्चर में युवाओं का फ्यूचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास बातचीत। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू। आप इतने लंबे टाइम से प्लांट पैथोलॉजी के ज़रिए छात्रों को और किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपका ये बातचीत हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जी। तो सर, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने इस विषय को चुना कैसे। देखो, मैं तो बीएससी कृषि से रहा हूँ और बड़ा रुचि थी हमारी कि अपने साथ साथ में हम अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने छात्रों के लिए करें, जिससे कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो और नाम भी हो। और उस दिशा में कृषि एक ऐसा क्षेत्र था, हमको लगा कि अगर इस दिशा में हम काम करते हैं तो अपने लिए भी और रोज़गार के लिए भी, दोनों के लिए काम कर सकते हैं अच्छा। और बीएससी कृषि करने के बाद में उसमें प्लांट पैथोलॉजी जो विषय मिला, हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। और ये था कि हम देखें कि जब एग्रीकल्चर पढ़ करके हम खाद्यान्न उत्पादित कर सकते हैं और किसान एक ऐसा साधु होता है, संत होता है, जो पूरे देश के सभी समाज के वर्गों को जो है भरण पोषण करता है। इस दृष्टिकोण को देखते हुए हमने सोचा कि इसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका उत्पादन कम हो रहा तो क्यों हो रहा है। इन पहलुओं पर जब हमने अध्ययन किया तो उसमें देखा कि ज़्यादातर जो पद्धतियां अपनाई जा रही, उसमें उत्पादन जो हो रहा कम हो रहा। और उसमें भी सबसे अधिक जो कारण था रोग बीमारियों का, कीटों का था, कि अगर इनका सही दिशा में हम पहचान कर लें, पहचान करके उनका नियंत्रण कर लिया जाए तो निश्चित तौर से हम इसकी गुणवत्ता युक्त उत्पादन कर सकते हैं और हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे किसानों को इसका निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। तो आपको इस विषय में काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, जागरूक कैसे हुए आप इसके लिए? अपने दोस्तों से, और पिताजी ने कहा कि कुछ ऐसा काम करो कि जिससे अपने समाज के लिए भी काम हो और अपने लिए हो, दोनों के लिए हो। और इन दोनों विषयों को पूरा करने के लिए जो हमारा विषय था ये काफ़ी उपयुक्त हमको लगा। सर, आपके स्टार्टिंग करियर में आपको कितनी परेशानी, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी चुनौतियां आई, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई? हाँ, बिल्कुल चुनौतियां रही, चूँकि हम एक ग्रामीण परिवेश से थे और हमारे पिताजी खुद ही किसान थे, तो ये देखते थे समस्याएं क्या होती हैं। और एक किसान को अपनी पूंजी जो अध्ययन के लिए लगाना है अपने बेटे के लिए, काफ़ी विषम परिस्थितियों में तैयार करके उसको आगे को संजोना रहता है। तो उसको देखते हुए भी हमने सोचा कि नहीं, आगे को बढ़ना काफ़ी उपयुक्त रहेगा और प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे को बढ़ें तो ज़्यादा उपयुक्त कर लेंगे। तो जो यहाँ मतलब फसलों में घास और ये पतवार को हटाने के लिए दवाई डाली जाती हैं, तो उनका असर सिर्फ घास पे ही होता है या फसल पे भी कुछ असर होता है? फसल पर भी होता है। देखो, इसको हर्बिसाइड कहते हैं। जो हमारी कृषि फसलों में खरपतवार या वीड उग जाते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए कई विधियां होती हैं। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से हमारे किसान भाई या समाज के लोग क्या करते थे, शस्य क्रियाएँ कर देते थे, निराई गुड़ाई कर देते थे, ख़त्म हो जाती थी। आजकल अब कम खर्चा लगे, लेबर कम लगे, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करने के लिए हर्बिसाइड या केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूर्व में भी हमने जैसे वर्णित किया कि ओवरडोज हो जाती है। उस ओवरडोज के कारण दूसरी हमारी कृषि फसलें हैं उनको नुकसान हो जाता है या फसलें झुलस जाती हैं। या होता है कि जो हमारे पहचान नहीं पाए और अनजान में हमारी अधिक मात्रा के कारण या अधिक खरपतवारनाशी केमिकल्स की वजह से जो सिलेक्ट कर लिया हमने और उस हर्बिसाइड का अगर उपयोग करते हैं तो हमारी कृषि फसलों में जो लाभ होना चाहिए वो नुकसान हो जाता, झुलस जाती हैं, सूख जाती हैं और खरपतवार पुनः जो है हमारे पनपने लगते हैं। अभी जो हमने बात कही कि ओवरडोज की मात्रा और जो अनजान में जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो सरकार के द्वारा बैन कर दिए गए हैं, चोरी छिपे बाज़ार में बिक रहे हैं या जिनकी विषाक्तता ज़्यादा है, मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका भी प्रयोग कर लिया जाता है किसानों के द्वारा। उनका ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और उस विषाक्तता की वजह से मार्केट में जब वो जाता है उत्पाद, तो उस उत्पाद में भी विषाक्तता काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। और ये कहा जाता है कि माँ के पेट में जब से बच्चा आता है तब से लेकर के वो मरने तक ये पेस्टिसाइड या पॉइजन जो है हम लोग स्लोली खाते रहते हैं और उसके कारण बीमार होते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से लंबी बीमारियां हैं जो लंबे समय के बाद में नुकसान करती हैं हमारे शरीर को। कुछ ऐसा है कि जिनका तत्कालिक प्रभाव पड़ता है इस रसायन के द्वारा। सर, पहले के टाइम पे हम इतना ज़्यादा केमिकल और ये बाहर का खाना पीना नहीं खाते थे, तब इतनी बीमारियां नहीं होती थी। आजकल इतने इंजेक्शन, इतनी दवाइयाँ और इतना केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, तब इतनी ज़्यादा बीमारियां क्यों हो रही हैं? लाइक अब तो ज़्यादा सिक्योरिटी, लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं।
लेकिन फिर भी अभी ये देखा जाए कि जीवन शैली जो है, हमारी रहन सहन का तरीका है, ये पहले से काफ़ी बदला हुआ है और खेती करने के जो तरीके हैं इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। इन दोनों कारणों से जो बीमारियां पहले की अपेक्षा अब बढ़ रही हैं। आपने देखा कि कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, औरतों में नहीं होती थी, ये समाज में पहले नहीं होती थी, अब आम बात बन गई। डायबिटिक बीमारी जो पहले होती ही नहीं थी, अब आज छोटे छोटे बच्चों में, 12-12 साल के बच्चों में पहल नहीं है। तो इनमें दो ही कारण हैं, खेती करने के तरीके, उत्पाद जो हमको प्राप्त हो रहे हैं, खा रहे हैं, और दूसरे जीवन शैली हमारी है। हम देर रात में सोते हैं, देर रात तक जगते हैं और दिन में सोते हैं, खाना समय से नहीं खाते हैं, और जो उपयुक्त खाना होना चाहिए उसका जब सेवन नहीं करते हैं तो विषाक्तता बढ़ रही। और दूसरे खेती करने के जो तरीके हैं कि उत्पादन अधिक लेने की वजह से किसानों ने इसको परंपरागत तरीके से जो मॉडर्नाइजेशन कर दिया है, वो पैटर्न की वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है। हमारी भौगोलिक स्थितियाँ जो हमारे लाभदायक सूक्ष्मजीव मिट्टी में होते हैं, जैसे केचुआ होता है, जो सूक्ष्मजीव होते हैं बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम होता है, एजोटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये स्वतः नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे और हमारी कृषि फसलों को प्राप्त होते थे। आज जब केमिकल का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो मृदा के जो लाभदायक सूक्ष्मजीव हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो सर ये तो मतलब आम जनता के लिए नहीं, जो किसानी कर रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी तो हानिकारक है ना। बिल्कुल, दोनों तो के लिए खुद है। भी ऐसी चीजें कर रहे हैं। हाँ, एक हम बताना चाहेंगे उदाहरण के लिए, आप मलिहाबाद में या मैंगो बेल्ट में जाएं तो वहाँ पर पहले लोग ट्रेडिशनल जो फार्मिंग करते थे, मलिहाबाद में तो ज्यादातर आम का बिजनेस होता है। वहाँ ट्रैक्टरी रोटरी स्प्रेयर के द्वारा स्प्रे करते हैं। आम में भी सर ऐसा कुछ यूज होता है, पेस्टिसाइड जी जैसा जी, या फिर कुछ पेस्टिसाइड कई गुना किसान भाई यूज कर रहे हैं। उसी का उदाहरण हम देना चाह रहे थे कि उसका अधिक मात्रा में जब प्रयोग कर देते हैं, उससे क्या होता है कि ये दवा वाष्पीकृत होकर के हमारे वायुमंडल में जाती है और उसी वायुमंडल में हम रह रहे हैं, निकल रहे हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, और उससे हमारे पल्मोनरी सिस्टम में जा कर के श्वास की बीमारियां हैं पनपती, डाइजेशन की बीमारियां पनपती हैं। दूसरे उसके जो प्रोडक्ट हम खाते हैं उपभोक्ता तक पहुँचे, आम नागरिक तक पहुँचते हैं, तो विषाक्तता फलों में जो है वो पेस्टिसाइड की मात्रा हम लोगों के अंदर जा करके और हम लोगों को भी विषाक्त बना देती है। तो पूरे समाज को जो ट्रेडिशनल फार्मिंग की अपेक्षा जो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर है उसका जो सिस्टम हम अपना रहे हैं, उस सिस्टम की वजह से हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। सर इसको रोग कह सकते हैं, मतलब ये जो केमिकल हैं, ये जो कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो सब्जी फल बना रहे हैं, इसको रोग कह सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो हम जागरूकता अवेयरनेस समाज में फैलाएं, और दूसरे कुछ हमको सरकार के द्वारा नियम भी बनाने पड़ेंगे कि अगर उसका हमारी जनता के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उस पर दंड का भी प्रावधान किया जाए। तो दो सिस्टम अगर अपना लेते हैं तो निश्चित तौर से इससे मिल जाएगा, निजात मिल सकती है। सर पहले के टाइम में किसानी करना आसान था, खेती करना, या अब के टाइम पे क्या लगता है आपको, मतलब दिक्कतें कब थी ज़्यादा, अभी या पहले? देखो, खेती करना तो इस समय आसान है क्योंकि हम टेक्निकल खेती मशीनरी के द्वारा कर रहे हैं और मशीन पर निर्भर हैं। पहले श्रम के द्वारा की जाती थी, लंबा समय लगता था, मौसम ख़राब हो गया तो उससे उत्पादन प्रभावित होता था हमारा। तो खेती करने का जो सिस्टम है उसमें आसानी, सरलता तो मॉडर्न एग्रीकल्चर से है, लेकिन जो गुणवत्ता युक्त उत्पादन हमको मिलता था वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से या परंपरागत फार्मिंग से या पूर्व में जो हमारी खेती की जाती थी उससे मिलता था। ओके सर, तो आप आम भाषा में प्लांट पैथोलॉजी को क्या कहेंगे, मतलब क्या है प्लांट पैथोलॉजी? देखो, एक प्लांट पैथोलॉजी के विषय के बारे में अगर सामान्य रूप में जानकारी की जाए तो ये किसानों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। पूर्व में तो मेडिकल साइंस तक ही विषय संबंधित था, उसके बाद में वेटरनरी साइंस में आ गया और अब एग्रीकल्चर में इसकी भी बड़ी महत्ता है। महत्ता इसलिए है क्योंकि जो हमारी कृषि फसलों में रोग बीमारियां लग जाती हैं उनका समय पर मतलब पहचान करना और पहचान करके उसका मैनेजमेंट करना कि जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, इसलिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है, जिससे आर्थिक रूप से भी देश को मजबूत किया जा सकता है। और सर किसानों के लिए ये विषय कितना महत्वपूर्ण, कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे अभी हमने बताया कि आजकल बेमौसम बारिश हो जाती है, तमाम तरीके के जीवाणु जनित, फफूंदी जनित या अन्य प्रकार के रोग लग जाते हैं। उनका अगर समय पर सही पहचान कर ली जाए और सही मात्रा में उसका मैनेजमेंट कर लिया जाए तो कम खर्चे में अधिक उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लिया जा सकता है। इससे निश्चित तौर से किसानों का स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य अच्छा होगा और छात्रों के लिए भी एक बेहतर रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। ओके सर, जैसे जो पौधों में और फसलों में बीमारियां हो जाती है, जो खराब हो जाती है, इनका मतलब मेन कारण क्या है? मेन कारण अभी हमने बताया कि जैसे रोग जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक मृदा से या सॉइल से फैलने वाले,
दूसरे वायु के द्वारा फैलने वाले, और तीसरे प्रकार के जो रोग होते हैं बीज जनित होते हैं, यानी बीज हमारे पहले से संक्रमित हैं और बिना किसी उपचार के अगर उनको बो दिया जाता है तो इस तरीके से हमारी कृषि फसलों में नुकसान हो जाता है। सर पहले भी हम लोग वही गेहूं आटा चावल खाते थे, तब इतनी बीमारियां नहीं होती थी, तो अब क्या बदला है? खाना बदला है या खेती बदली है? खेती का तरीका बदल गया है। खेती तो जो धान गेहूँ जो पहले होती थी वही आज भी हो रही है। तरीका ये बदला है कि अब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आ गई हैं, उत्पादन तो बढ़ जाता है, उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमको खाद की या बीज की, पेस्टिसाइड की ज़्यादा मात्रा देनी पड़ती है और अधिकता हर चीज़ की खराब होती है। जो पेस्टिसाइड की मात्रा हमारी ज़्यादा जा रही है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए पहले की जो खेती थी, जो हमारा खाद्यान्न उत्पादित होता था, वो सुरक्षित था। आज का कंपेयर अगर करें तो उतना सुरक्षित नहीं है। सर क्या प्रोडक्शन के चक्कर में फार्मिंग कहीं ना कहीं इंसानों की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए कम क्षेत्रफल से हमको अधिक खाद की, अधिक बीज की, अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है और इन सब की जब असंतुलित मात्रा हो जाती है तो इसका जो गुणवत्ता है हमारे खाद्यान्न की, ये प्रभावित होती है। तो अच्छी गुणवत्ता का, अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारे इस उत्पाद को नहीं प्राप्त होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। सर कभी ऐसा हुआ है कि जो मतलब किसी दवाई डाली गई हो किसी खेत में, किसी मिट्टी में, तो वो फसल हट जाने के बाद भी सालों तक उसका असर रहा हो? बिल्कुल। ये हमारी लैब में आप चलें तो हम एक चार्ट दिखाएंगे। अगर कोई पेस्टिसाइड की मात्रा एक बार प्रयोग की जाती है तो ये कहा जाता है कि उसकी दूसरी पीढ़ी में रेसिड्यूज रह जाता है, अवशेष रह जाता है जो हमारे खाद्यान्न को प्रभावित करता है। एक उदाहरण के लिए हम बताएंगे, जैसे बहुत से सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं, उनका किसान भाई उपयोग करते हैं। उत्पाद हम जो बेचते हैं मार्केट में, उसमें भी विषाक्तता जाती है और उसके उप उत्पाद जो हम चारे के रूप में जानवरों को खिलाते हैं, उसमें भी विषाक्तता बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है तब से लेकर के वो मरने तक इस विषाक्तता से वो फाइट करता रहता है। दूध हम पीते हैं गाय का, भैंस का, तो उस भैंस के, गाय के दूध में जो विषाक्तता पेस्टिसाइड की है वो चारे के द्वारा हमारे दूध में जा रही है, अंडे के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रही है। मीट जो हम खा रहे हैं मछली से या दूसरे जानवरों से, वो मीट के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हम लोगों के अंदर जा करके और वो विषाक्तता हम लोगों को रोगी बना रही है। सर आजकल दूध में, फलों में, सब्जियों में हर जगह मतलब केमिकल ही है, तो क्या आने वाले समय में ऐसे ये जो प्रोडक्ट है बहुत जहरीले हो जाएंगे? हाँ, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा इस पर सहजता की है और थोड़ा जागरूकता फैलाई है कि जो हम परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे उससे हट करके हम नेचुरल फार्मिंग करें, कार्बनिक खेती करें, जिसमें पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल न हो हमारा। जैसे आजकल जो फूड है बिल्कुल भी प्योर बचा नहीं है। हाँ, बचा नहीं था, लेकिन अब उसकी मांग बढ़ रही है कि हम कार्बनिक जो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उससे उत्पादन तो हमारा ज़रूर कम होता, लेकिन अच्छे मार्केट में जब बेचने जाते तो उसका मूल्य हमको ज़्यादा प्राप्त होता है। इस तरीके से पर कैपिटा प्रोडक्शन भी कम होने के बावजूद भी उत्पादन अधिक प्राप्त होता, तो आय भी निश्चित तौर से बढ़ेगी। और हम लोग धीरे धीरे सजगता अगर बढ़ती रही वैज्ञानिकों के द्वारा और किसानों के द्वारा, इसमें सरकार को भी कुछ नियम बनाने होंगे कि जिससे अगर किसान के द्वारा या समाज के द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता, उनमें दंड का भी प्रावधान अगर किया जाता है तो भविष्य में इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि ये जो केमिकल का इफेक्ट है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। सर ऐसा होता है कि बारिश के थ्रू जो खेतों में डाली गई दवाई है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंचती है? देखो, ये देखा जाता है कि जो भी हम खाद या बीज पेस्टिसाइड प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ में जो भी रेसिड्यूज हैं वो हमारे पानी के कणों के साथ में धीरे धीरे लीच कर जाते हैं मिट्टी में, और लीच करते करते वहाँ तक पहुँच जाते जो वाटर सप्लाई हमारी पीने के लिए प्रयोग की जाती उसको भी विषाक्तता कर देता। एक उदाहरण हम बताएंगे, जो अधिक मात्रा में पानी हम लोगों का इकट्ठा होता है सीवर लाइन से या खाली पड़े हुए खेत हैं उसमें, या घर जो खाली पड़े हैं उसमें इकट्ठा होता, तो आर्सेनिक की मात्रा है, लेड की मात्रा है, ये ज़्यादा पहुंच जाती है। और यही आज किसी हैंडपंप की अगर हम जांच करें तो ये विषाक्तता जो एलिमेंट्स की है ये उनमें मिलती है, और उसी का अगर प्रयोग हम सिंचाई के लिए, अपने पीने के लिए प्रयोग करते हैं, वो दोनों के लिए, वातावरण के लिए, सिंचाई के लिए, फसलों के लिए और ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य के लिए भी हैजार्डस होती है। सर आम आदमी जो है वो चेक कैसे करे कि जो सब्जी और जो फल वो खा रहा है वो सेफ है भी या नहीं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम पानी में डाल दें तो देखेंगे कि ओवर डोज जो पेस्टिसाइड की है, फर्टिलाइजर्स की है, उसके कारण कलर हमारा चेंज हो जाता है पानी का। इसका मतलब है पेस्टिसाइड की मात्रा वो हमारे में है। तो पहला तो हम ये कर सकते हैं कि पानी में भिगोने के बाद में अगर कलर आ जाता है हमारी पानी में, उसको हम
एवॉइड कर दें। दूसरा ये होता है कि जैसे कुछ भाग उसको हम चख करके देखें टेस्ट के रूप में, तो उसमें अगर ये नकारात्मक हमको फ्लेवर मिलती है या टेस्ट मिलता है, उस चीज़ को हम एवॉइड कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए हम सभी को ये करना चाहिए कि जो भी हम सब्जी या फल लाते हैं मार्केट से, अगर पानी में एक रात के लिए रख दिए जाएं, कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो उनकी विषाक्तता कुछ समय तक कम हो जाती है। सर, आपने कभी अपने करियर में ऐसी फार्मिंग देखी है जिसको देख के आपको लगा हो कि ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है? हाँ, जिन उसमें फसलों में, जैसे हम एक बात करें, कपास की बात है, साउथ में महाराष्ट्र में बहुत बोया जाता है, या अपने यहाँ पंजाब में है किस चीज़ कपास की, उसमें और बैंगन की खेती में, दोनों में पेस्टिसाइड की बहुत मात्रा यूज की जाती है और वो डोज से भी ज़्यादा कई किसान भाई यूज करते हैं। क्या असर हो सकता है बॉडी पे? उसका असर जो विषाक्तता है, तो एक तो जो हमको प्रत्यक्ष रूप से आती है, तत्कालिक प्रभाव मिलता है, उसमें एलर्जिक रिस्पांस आता है, पल्मोनरी रिस्पांस आता है कि सांस फूलने लगती है आदमी की, चकत्ते बन जाते हैं, डर्मेटोजेनिक आते हैं, दाद है, खाज है, खुजली है, अकौता है, इस तरीके की समस्याएं आ जाती। लेकिन लंबे समय के लिए जो पेस्टिसाइड का इफेक्ट आता है, इसमें फर्टिलिटी का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, स्टेरिलिटी आ जाती है ह्यूमन बीइंग में भी और एनिमल्स में, दोनों में। इसके अलावा हमारे जो आर्गन्स हैं, चाहे हार्ट से संबंधित हों, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हों, ये सब कमज़ोर होते हैं, जिससे लंबी आयु, निरोगी काया के रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सर, अगर इतना ये हार्मफुल है तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को इसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे ये सब रुक सके? बिल्कुल लेना चाहिए कि सरकार को भी, और किसी राज्य में सरकार ने किया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको कंप्लीट रूप से लागू नहीं हो पाया। ये बड़ा खेदजनक है कि आज हम बात करें कि पेस्टिसाइड की मात्रा सबसे ज़्यादा, जो ओवरडोज की मात्रा है, सबसे ज़्यादा पंजाब में यूज की जाती है और पंजाब से ही इसका निराकरण नहीं हो पाया है। तो वोट बैंक के नाते या राजनीतिक पहलू के कारण इस सामूहिक कुरीति जो है उसको हम लोग नहीं दूर कर पा रहे हैं और सरकार भी इस पे पूरा ध्यान जो करना चाहिए वो नहीं सोच पा रही है। सर, आज की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कम प्रोडक्शन या फिर ज़्यादा केमिकल? ज़्यादा केमिकल की। ओके सर, अपने फ्यूचर में कभी ऐसी दवा डालने का सोचा कि आपने जब खेती की है तो आपने सोचा कभी कि हमको भी दवाई यूज़ करनी चाहिए? हाँ, अगर ये है कि हम कमर्शियल रूप से व्यावसायिक स्तर पर कोई उत्पादन कर रहे हैं और उसमें उत्पादन हमारा काफ़ी कम होता जा रहा है, रोग बीमारियों की ज़्यादा बढ़ती जा रही है सीवियरिटी, उस दशा में हमको केमिकल का प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसे केमिकल का प्रयोग हम करें सावधानीपूर्वक कि इको फ्रेंडली हों हमारे वातावरण में, मानव को और मृदा को और वातावरण को, इन तीनों को नुकसान न पहुंचाते हों ऐसे रसायनों को, और संतुलित मात्रा में प्रयोग करें कि जिससे उनकी विषाक्तता कम से कम न्यूनतम हो और उनका हम प्रयोग करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। सर, क्या इन फ्यूचर लोग ऐसे फल फ्रूट खरीदने से डरेंगे, सब्जी खरीदने से डरेंगे कि इसमें तो बहुत केमिकल है, ये बहुत हार्मफुल है? बिल्कुल, जो जागरूक हैं, इस बारे में जानकारी है जिनको, वो मार्केट में जाते हैं तो बहुत अच्छे चमकीले रंग के, बहुत कलरफुल सब्जियों को, फलों को नहीं खरीदते हैं। कारण उसका है कि उसमें रसायन, कलर मिला दिए जाते हैं, एडिटिव्स मिला दिए जाते हैं कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके, कि मार्केट में लंबे समय तक रहेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आजकल जो सेब आ रहा है ऑफ सीजन का, उसमें ज़्यादातर वैक्सिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। आप चाकू से स्क्रैप करके देखें तो इसमें वैक्स, मोम की जो है परत आपको दिखाई पड़ेगी, और ये हमारे पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जा कर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इस तरीके से जो ज़्यादा उपयुक्त, अट्रैक्टिव लगती हैं, उनको हमको एवॉइड करना चाहिए। उतने पेस्टिसाइड की मात्रा, केमिकल्स की मात्रा उतनी ही ज़्यादा उसमें महसूस होती है। सर, क्या मिट्टी भी बीमार होती है? मिट्टी भी बीमार होती है कि जब हम ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे ये टपक टपक करके हमारे सॉइल पार्टिकल्स में जाता है, और सॉइल पार्टिकल्स में जो लाभदायक हमारे जीवाणु हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, केचुआ है, इसको किसानों का मित्र कहा जाता था, ये सब मर जाते हैं और मरने से हमारी पॉपुलेशन प्रभावित होती है। केचुआ कैसे मतलब है? केचुआ एक जीव होता है जो किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है, कीड़ों को, केमिकल्स को खा करके, वनस्पतियों को खा करके खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसकी विष्ठा जो है काफ़ी फर्टाइल होती है। तो मिट्टी जो हमारी स्वतः फर्टाइल हो जाती, इसमें कोई हैजार्डस इफेक्ट नहीं होता है हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से। यानी मानव, मृदा और वातावरण, इन तीनों को सुरक्षित करने वाले जो जीव हों, इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। इसलिए बची है कि नहीं है, ये सब अभी पाया जाता है कि नहीं? पाया जाते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई है। उसका रीज़न, ऐसा रीज़न ये है कि पहले जब किसान
परंपरागत खेती करते थे तो उसमें गोबर की खाद ज़्यादा डालते थे, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डालते थे, हरी खाद का प्रयोग ज़्यादा करते थे, तो इनका जो सड़ाव होता था इन्हीं सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता था। तो मृदा के लाभदायक जो सूक्ष्मजीव थे हमारी संख्या में ज़्यादा बने रहते थे खेत में, और ये मृदा को स्वतः उर्वर करते थे, तो कोई विषाक्तता नहीं रहती थी। अब आज जो केमिकल के द्वारा हम करते हैं ये हमारे खराब हो रहे हैं, इनका ह्रास हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि सॉइल भी बीमार हो रही, और सॉइल के कारण हम खेती करते हैं तो खेती भी बीमार हो गई, और खेती का जो अन्न हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम भी बीमार हो रहे हैं। तो हम लोगों की बीमारी की जो जड़ है वो क्या है? केमिकल है। जो केमिकल हम उपयोग करते हैं तो मिट्टी भी बीमार होती है, मानव भी बीमार हो रहा, वातावरण भी बीमार हो रहा, सब कुछ प्रभावित हो रहा उसके कारण। सर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सिर्फ एक ट्रेंड है या सच में इन फ्यूचर ये बीमारियों से बचा सकती है? देखो, ये केमिकल जो हैं वास्तव में अगर देखा जाए एक जुडिशियल डोज जिसको आजकल वैज्ञानिक लोग प्रयोग कर रहे हैं, मतलब न्यायिक मात्रा जो रिकमेंड की जाती है उतनी अगर संस्तुत करते हैं तो इसका न्यूनतम प्रभाव रहेगा। मार्केट में आजकल बायोपेस्टिसाइड भी आ गए हैं जो सूक्ष्मजीवों से बनते हैं, कुछ प्लांट बायोपेस्टिसाइड आ गए हैं जो पौधों के उत्पाद से बनते हैं, जैसे नीम की खली है, निमोली है, निम्बिसिडीन, नीम का आयल है। इसमें भी नेचुरल एंटीबायोटिक्स केमिकल्स होते हैं, उनका प्रयोग करने से विषाक्तता नहीं रहती है। और कुछ जागरूक किसान हमने देखा कि बाराबंकी के हैं, वो इसका प्रयोग भी कर रहे हैं और उससे अच्छी गुणवत्ता का मतलब इनको खाद्यान्न भी मिलता है, सब्जी भी मिलती, फल भी मिलते हैं, और उनको मार्केट में अच्छे पैसे पर भी बेच रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आज के समय में हमारी थाली जो है खाने की वो पहले जितनी सेफ बची है कि नहीं? इसको बिल्कुल सुरक्षित हम नहीं कह सकते हैं कि जो खाद्यान्न आजकल बनाए जा रहे हैं, जो रेसिपी बनाई जा रही हैं होटलों में, घरों में, ज़्यादातर चाइनीज आजकल के बच्चे पसंद कर रहे हैं। इसमें फूड एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग करते हैं, और उन प्रयोग की मात्रा जो है हमारे हार्ट डिसीज़ को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है। उसमें सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। ये प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं कि ओवर डोज होने से इनका इफ़ेक्ट जो है, एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी पड़ता है। सर, तो थाली हमारी सुरक्षित आज के युग में नहीं है। नहीं, ये मतलब प्रॉपर जैसे पहले होती थी वैसे जी नहीं जी जी बिल्कुल। सर, जैसे कि लोग बोलते हैं मार्केट में पपीता है, केला है, ये सब आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, तो ये सच है या सिर्फ मिथ है? नहीं, ये पपीता फल जो हैं आर्टिफिशियल नहीं बनाए जा सकते, ये नेचुरल बनेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा, खाद की मात्रा अगर गलत तरीके से प्रयोग की गई है तो विषाक्तता इनमें बनी रहती है। उनको खा करके नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि इनको जल्दी तैयार करने के लिए बहुत इंजेक्शंस और केमिकल यूज़ किए जाते हैं, ये सच है? बिल्कुल सच है। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं ये प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उसमें मुख्य रूप से नेफ्थलिनिस्टिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है। इनका प्रयोग करने से पौधा जल्दी बढ़ जाता है और उपज जल्दी प्राप्त होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है। तो अधिक उत्पादन के वजह से किसान लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये उपयुक्त नहीं है, ये ऐसे नहीं प्रयोग करना चाहिए। सर, जो फल सब्जियां मार्केट में बहुत चमक रही होती है, बहुत फ्रेश दिखती है, वो सच में फ्रेश होती हैं या उनमें भी कुछ केमिकल या कुछ मिलावट केमिकल मिले होते हैं, उसमें कलर मिला देते हैं। और जैसे भी वैक्स की बात की जाती थी कि वैक्सिंग कर देते हैं, तो वैक्सिंग करने से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मार्केट में ज़्यादा देर तक क्या होता है? वैक्सिंग वैक्स होता है, इसमें जैसे 5% का करना चाहिए तो कम नुकसान होगा। किसान भाई जो लाए, किस लिए वैक्सीन जो किस लिए यूज़ होती है? ज़्यादातर मात्रा में 10 से लेकर के 20% तक वैक्सिंग, ये वैक्स जब यूज करते हैं, मेल्ट कर देते गर्म पानी में, उसी में फल और सब्जियों को डिप कर दिया जाता, तो इस पर मोम की एक लेयर चढ़ जाती है जो कि टॉक्सिक होती है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करती, इससे गुणवत्ता बढ़ती, लंबे समय तक रुकता तो है फल सब्जी, लेकिन हमारी विषाक्तता को बढ़ाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, जो दवाइयाँ हैं जो मतलब डाली जाती हैं फसलों में, जो घास को, पतवार को कम करने के लिए, तो उनका जो असर है वो फसल पे भी होता है, सब्जियों पे? फसल पर भी होता है, सब्जी पर भी होता है। और ये जब लीच करके हमारी मिट्टी के पार्टिकल्स में, कणों में पहुंचती है, तो उसमें जो लाभदायक सूक्ष्मजीव हैं उनकी संख्या को भी सप्रेस करते हैं। और वातावरण में भी जब ये पेस्टिसाइड वेपर होकर के, वाष्पीकृत होकर के जाता है, तो हमारे वायुमंडल में जितने जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, वो प्रभावित होते हैं। मानव जात जो इसमें रह रही है, कार्य करती, क्रियाकलाप कर रही, वो भी प्रभावित होती। तो पूरा वातावरण भी हमारा इससे ओवरडोज की वजह से, हानिकारक केमिकल की वजह से प्रभावित होता है। सर, आजकल की जो फार्मिंग है वो हमारी बॉडी को अंदर से किस हद तक मतलब नुकसान पहुंचा रही है? आजकल की जो फार्मिंग है इसमें केमिकल्स जो हैं ये हमारी बॉडी को प्रभावित कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर रहे हैं। इसीलिए देखा जाए कि एवरेज लाइफ जो है
ह्यूमन बीइंग की कम होती जा रही। अगर आज हम ये कहें कि 40 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उसमें से कितने ऐसे हैं कि जो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई ही ऐसा होगा जो कहे कि पूरी तरीके से हम सुस्त हैं। इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका बचाव हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल फार्मिंग के द्वारा उत्पाद आ रहे हैं मार्केट में, उनका प्रयोग करें। मार्केट में जब जाएं तो कम गुणवत्ता का जो सब्जी फल हमको लगता है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक उदाहरण हम बताएंगे कि जैसे इसमें बोरर लग जाते हैं। बोरर का मतलब है कि फल और सब्जियों को छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर अंदर इसको खोखला करके ख़राब कर देता है, तो फल ड्रॉप कर जाते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, इसमें मोनोकोटोफास केमिकल है उसका प्रयोग करते हैं। भारत सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि सब्जियों में और फलों में नहीं करना चाहिए। किसान भाई इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे केमिकल ऊपर जो कीट लग रहे हैं वो मरते हैं, इस मोनोकोटोफास से ऊपर का भी मर जाता है और अंदर का भी कीट मर जाता है। लीगल काम है या इलीगल? इलीगल काम है, इसको नहीं करना। मतलब आश्चर्याम हो रहा है, गवर्नमेंट जानती है, सबको पता है, तो उसके बाद भी कुछ रोक या कुछ ये राजनीतिक पहलू की वजह से इस पे कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शन नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट को पता है कि ऐसे काम हमारे देश में हो रहे हैं और इतने हार्मफुल हैं लोगों के लिए। संभवतः उनको या उनके अधिकारियों को इस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने फसल सुरक्षा अधिकारी जो होते हैं, कृषि विकास अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से बीच बीच में सर्वे कराना चाहिए। जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं वो मानक के अनुरूप हैं या नहीं हैं। अगर कोई केमिकल जो बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा वो प्रतिबंधित है, मार्केट में नहीं बिकना चाहिए, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या कार्बेट के नाम से आता, कैल्शियम कार्बेट के नाम से एल्युमिनियम फास्फाइड है, इसको खाने से बहुत से लोग सुसाइड कर लेते थे, समाज में आत्महत्याएं हो जाती थी, उसको सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। जैसे आपने बोला कि जो किसान है वो सुसाइड कर लेते थे, तो आज के टाइम में देखते कि लोगों की फसल खराब हो जाती है किसी बारिश की वजह से या कभी कुछ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो किसान सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं? इसमें हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाने के लिए जो मॉडर्न है, इसमें महाराष्ट्र में या दूसरे छोटे किसान जो हैं कम पूंजी वाले, ये क्षमता से अधिक लोन ले लेते हैं। लोन लेकर के खेती करते हैं और खेती में कोई रोग लग गया, बीमारी लग गई जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उसकी सोचते हैं कि हम किसी तरीके से भरपाई नहीं कर पाएंगे। उस हालत में सोचते हैं हमारा पूरा परिवार बिखर गया, हम कहाँ के रह गए। तो वो अनजाने वश या अज्ञानतावश गलत डिसीजन ले लेते हैं और पेस्टिसाइड का उपयोग कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं मैसेज देना चाहूँगा, ऐसे किसानों को नहीं करना चाहिए। सरकार से मिल करके और अपने परिवार में मिल करके कोई एक उचित निर्णय लेना चाहिए जिससे कि हम उससे बच सकें, अपनी कृषि फसलों में बच सकें, अपनी क्षमता के अनुसार लोन लें और जो खेती करें इतने स्तर पर खेती करें जिसमें ज़्यादा नुकसान न होता हो, और धीरे धीरे जब इसका उत्पादन बढ़ता जाए तो उस स्तर को, उस लेवल को हम आगे को बढ़ाएं, तो ये नौबत नहीं आएगी कि किसान को सुसाइड करना पड़े। ज़्यादातर लोन्स की वजह से ही होता है। जी, ज़्यादातर लोन की वजह से या कृषि फसल में नुकसान काफ़ी हो गया। आप सोचते हैं कि हम भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार के उत्तरदायित्व जो है उनका निर्वहन नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाएंगे। इन सब कारणों से परेशान होकर के शायद किसान ऐसा करते, जहाँ तक मैं मानता हूँ। सर, क्या फार्मर्स भी जो केमिकल मिलाते हैं उनसे खुद शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि उसको उपभोक्ता के रूप में वो खुद उपयोग करते हैं, सब्जी खुद खाते हैं और बाजार में बेचने जाते हैं, जिससे आम समाज भी उसको खा रहा है। तो जो पेस्टिसाइड उसके द्वारा प्रयोग किया गया तो खुद प्रभावित हो रहा है और दूसरे को भी प्रभावित कर रहा है। सर, क्या कुछ ऐसे केमिकल हैं जो बैन है इंडिया में पर फिर भी वो चोरी छुपे यूज़ किए जा रहे हैं? हाँ, कुछ केमिकल्स हैं जो जैसे अभी कैल्शियम कार्बाइड बता रहे थे कि फल पकाने के लिए किसान भाई प्रयोग करते हैं, केला में भी करते हैं, आम में भी कर रहे हैं, अमरूद में भी करते हैं। हाँ, ये प्रतिबंधित है, क्यों? इसको नहीं करना चाहिए। इसकी विषाक्तता जो है काफ़ी अधिक होती है, इसलिए नहीं इसको बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और इसकी पहचान मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी समाज के वर्गों को बताना चाहूँगा। मार्केट में जब केला आप लेने जाते हैं और उसको काटते हैं तो बीच में थक्का बनता है, कलर कई तरीके का होता, कहीं हरा है, कहीं पर पीला है, इस तरीके से मिलता है, कहीं पर राटिंग सड़ाव मिल जाता है और फल जो है ज़्यादा ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड रखा जाता है ढेला, वहाँ पर गैस ज़्यादा प्रभावित होती है तो सड़ाव हो जाता। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि इस गुणवत्ता का मिल रहा है हमको, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है बॉडी को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब कितना नुकसान हो सकता है? चूँकि ये गैसियस फार्म में होता है, अगर आज कैल्शियम कार्बाइड लगा करके केला पकाया गया है और परसों यानी एक सप्ताह के अंदर इसको हम उपयोग करते हैं, तो इसकी गैस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जा करके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती है,
और हमारे दिमाग को ख़राब करती है। इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती है ये। सर अगर कोई इंसान सालों से अभी तक केमिकल वाला खाना खाता आ रहा है तो उसकी बॉडी पे क्या लक्षण दिख सकते हैं? लक्षण अभी हमने जैसे पूर्व में भी चर्चा की, अकौता है, दाद है, खाज है, खुजली है, इसको त्वचा के रोग कहते हैं, इस तरीके से मिल सकता है। या इसके अतिरिक्त पल्मोनरी सिस्टम जैसे सांस का फूलना है, हो सकता है। सर ऐसे जो आम लक्षण जो दिख सकते हैं नॉर्मली, जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, पर वो फूड की वजह से हो सकते हैं, केमिकल की वजह से हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ये भी जो जिक्र कर रहे हैं हम, इस तरीके से हो सकते हैं। इनको अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी कंसल्ट लेना चाहिए कि अगर ये केमिकल की वजह से हो रहा है तो उसकी जांच करा करके उसको रोकना चाहिए, कि जिससे हम स्वस्थ रह सकें और लंबी उम्र जी सकें। तो जो कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक फल सब्जियां रखते हैं उसमें सच में न्यूट्रिशन बचता है या नहीं बचता है? डिक्लाइन हो जाता है, विशेष करके विटामिन सी जो होता है ये ह्रास हो जाता है। और इसमें आम के केस में हमने देखा कि अगर इसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है, अर्थात जो इसकी कोशिकाएं होती हैं फल की, उसमें क्लाटिंग बन जाती है। फ्रिज में आप आम को रख दीजिए, उसको चाकू से काटेंगे तो क्लाट बनेगा। तो जैसे कि जो आप बता रहे हैं कि आम, जैसे एग्जांपल दिया आम का ही लें, तो ये मोस्टली हमको पता है गर्मियों में ही मिलता है, लेकिन जो आम है कुछ सर्दियों में मिलते हैं। लाइक जो सीजन वाले फल हैं वो सीजन में नहीं, लाइक जो गर्मी वाले हैं वो सर्दियों में मिल रहे हैं, जो सर्दी वाले गर्मी में मिल रहे हैं, तो उनका क्या है, वो सही होते, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? अगर आम जो है सर्दी में मिल रहा है तो खाना चाहिए? नहीं, आम को तो खा सकते हैं, ये अभी हमने पहले भी चर्चा किया। कुछ फल ऐसे होते हैं कि अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। पश्चिम में जैसे गुजरात है चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, रत्नागिरी का क्षेत्र जो है पूरा मैंगो बेल्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर लगभग सम टेम्परेचर रहता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, जो हमारे यहाँ फरवरी के बाद में आता है। इसलिए हमारे यहाँ जब टेम्परेचर 30 से लेकर के 40 या 40 के 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता, उस बीच में जो है आम की क्रॉपिंग हो जाती है। तो अपने इधर मैदानी क्षेत्रों में अगर हम आते हैं, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में हमारा आम मिलता है। ये जून के महीने से लेकर के जुलाई तक मैच्योर होता। लेकिन यही तापमान इसकी क्रॉपिंग के लिए गुजरात में या महाराष्ट्र में दिसंबर में भी मिल जाता है। तो वहाँ पर इसका बौर जो है अक्टूबर में आ जाता है और अक्टूबर में आ करके दिसंबर तक फसल मैच्योर हो जाती है और दिसंबर के लास्ट से वहाँ का फल आने लगता है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो फल उत्पादित होते हैं वो उनको रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी हो जाती है, तो वहाँ का फल जो है हमारे यहाँ आ सकता। लेकिन अगर विषम परिस्थितियों में कोई उत्पादन हम करते हैं, जैसे आजकल ग्रीन हाउस का है, पॉली हाउस में हम बहुत सी सब्जियाँ उगा लेते हैं, ऑफ सीजन की होती हैं, तो वो अट्रैक्टिव होती हैं। ऑफ सीजन्स में उसका मूल्य ज़्यादा मिल जाता है जो विक्रेता होते हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती जो जितनी सीजनल फल में होती। इसलिए कहा जाता है जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में आप रह रहे हों, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उस ऋतु में जो फल आ रहे हों, जो सब्जियां आ रही हों, उनका उपयोग करें। और एडवर्स कंडीशंस की अगर सब्जी या फल आप उपयोग करते हैं तो उसमें उतने पोषण नहीं मिलते हैं और उसको कहीं ना कहीं से ये नुकसान करते हैं हमारे स्वास्थ्य को। सर अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी तो आप उसमें बताइएगा अगर ऐसा है तो क्यों है। जी, जैसे टी या कॉफ़ी। देखो आजकल हम लोग जैसे टी और कॉफ़ी दो की बात करते हैं। आपको चूज करना तो आप क्या कहें, टी या कॉफ़ी? कॉफ़ी पी सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट अधिक होने से हमारे शरीर में प्रतिरोधन क्षमता ज़्यादा बनती है। जी। अच्छा, लैब में बनाया हुआ खाना या फिर खेत में जो उगाया जाता है वो? खेत में उगाया हुआ। क्यों? इसलिए होता है वो नेचुरल होता है हमारा और उसमें विषाक्तता नहीं होती है, पोषण अच्छे होते हैं, गुणवत्ता अच्छी होती है, हमारे शरीर के हिसाब से वो उपयुक्त होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर हाईटेक मॉडर्न फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल रहित होते हैं हमारे, इसलिए ये स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से काफ़ी उपयुक्त होते हैं, इनका सेवन करना चाहिए। जी सर। सर स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए या फिर रिसर्च करनी चाहिए? देखो, ज़्यादा पढ़ाई तो ये है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है आदमी, और जब ज्ञान प्राप्त होता है ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेट हैं। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी वैज्ञानिक बनेगा, और जब वैज्ञानिक नहीं बनेगा तो वो काम नहीं कर सकता है। और वैज्ञानिक नए अनुसंधान करते हैं, नई तकनीकी निकालते हैं कि आवश्यकता को देखते हुए उस समाज के लिए, उस देश के लिए हमको क्या कार्य करना है, रक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित अपने देश के लिए करते हैं, जिससे हम उस देश में उस समय के हिसाब से अपना जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं। सर एक ऐसा फल जो आपको लगता है कि इसे बचाना बहुत मुश्किल है, ये तो ख़त्म हो जाएगा आगे चल के? फल में तो
सभी लगभग में हो रहे हैं, उनकी खेती हम सब लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई फल नहीं कि जो लगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से विलुप्त हो जाएगा या अच्छा, तापमान। फसल कोई ऐसी फसल जो आपको लगता है कि इन फ्यूचर ही खत्म हो जाएगी, इसको तो बचाना बहुत मुश्किल है? हाँ, जैसे भी हम पहले भी चर्चा किए, ये जो सीरियल मिलेट होते हैं, छोटे दाने वाले अनाज होते हैं, सावा है, कोदो है, काकुन है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी अधिक होते हैं। इनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती, पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइज़र की भी कम ज़रूरत पड़ती। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका उत्पादन कम होता, लेकिन हमारी बॉडी के हिसाब से इनका जो संरचना है, जो पोषण पाया जा रहा, काफ़ी उपयुक्त है। हम स्वस्थ रह सकते हैं और इनमें कई एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पाए जाते हैं, कई मेडिसिनल वैल्यू ऐसी पाई जाती हैं कि इनको अगर हम सेवन करते हैं तो दवा से हम दूर रह सकते हैं, फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। सर, अब पर्सनल क्वेश्चन कि अगर आप प्लांट पैथोलॉजी में नहीं होते तो फिर आप किस फील्ड में होते? हार्टिकल्चर में होते। क्यों? हार्टिकल्चर में इसलिए होते कि मैं, क्या होता है ये भी बताइए, और क्यों होते? ये इसलिए हम पहले भी बता रहे हैं और आज भी बता रहे हैं कि हम किसान के बेटे थे और हम शुरू से देखते गए, हमारे पिताजी ने भी बताया कि कुछ ऐसा करना है जिससे समाज को भी फायदा हो हमारे, और आपको भी व्यक्तिगत तौर से फायदा हो। तो उस दृष्टिकोण से हमको एक खेती का अच्छा लगा और खेती में सीख करके हम दूसरे को कर सकें, और किसान हमारा जो अन्नदाता है और दूसरे को अन्न भरण पोषण कर सके, उपलब्धता करा सके, सबसे पुण्य का काम होगा, इसलिए हमने इसको चुना। सर, लास्ट टाइम आप हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए कि पेस्टिसाइड की कम से कम मात्रा प्रयोग करें, वैज्ञानिकों से, शिक्षकों से, कृषि रक्षा इकाई पर या कृषि के अधिकारियों से संपर्क करके उचित मात्रा में इको फ्रेंडली केमिकल्स का प्रयोग करें, और जहाँ तक हो सके न करें। नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे देश में उत्पादन अच्छा हो, हम सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और एक खुशहाली का जीवन एक दूसरे में, पूरे समाज में पैदा कर सकें। और छात्रों से कहना चाहेंगे कि डिजिटलाइजेशन के लिए बढ़ावा दीजिए, लेकिन मोबाइल का उतना उपयोग करिए जितना आपके अध्ययन के लिए उपयोगी हो। मिसयूज इसका कतई मत करें कि जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे दिमाग को, हमारी मेमोरी को प्रभावित करता हो। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे स्टूडेंट्स और किसानों को इतनी इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।